CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 7 के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा। पृष्ठ संख्या 169, अध्याय 12, पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य। इस पृष्ठ के दाईं ओर एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त जानकारी हासिल कर सकते हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में 12 वर्षीय रश्मिका एक सुबह उत्सुकतापूर्वक साइकिल चलाकर विद्यालय जा रही थी। वह बहुत उत्साहित थी, क्योंकि उसके विज्ञान शिक्षक ने सुनिश्चित किया था कि उस दिन के एक कालांश में सभी विद्यार्थी अपने कुछ रोचक अनुभवों को साझा करेंगे तथा उनकी व्याख्या करने का भी प्रयास करेंगे। रश्मिका का ध्यान प्रायः इस बात पर जाता था कि अपराह्न में विद्यालय से लौटते समय नारियल के वृक्षों की छाया प्रातः काल की इनकी छाया की अपेक्षा छोटी होती थी। इस विषय पर विचार करने के पश्चात वह इस निर्णय पर पहुंची कि दिन के समय आकाश में सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होने से छाया के आमाप में परिवर्तन होता है। इसके साथ ही उसे कक्षा 6 विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा के अध्याय पृथ्वी से परे में पढ़ा हुआ तथ्य याद आया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और वह द्वंद्व में पड़ गई। अब वह संशय में थी कि आकाश में सूर्य गतिमान है अथवा पृथ्वी। इस पृष्ठ के नीचे एक चित्र दिया गया है, जिसमें 3 विद्यार्थी साइकिल पर सवार होकर विद्यालय जा रहे हैं। पृष्ठ 170, 12.1, पृथ्वी का घूमना। आपने यह भी देखा होगा कि सूर्य पूर्व में उदित होता है और पश्चिम में अस्त होता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या आपने किसी उद्यान में अथवा अपने विद्यालय में चक्रीय हिंडोले पर सवारी का आनंद लिया है? आइए हिंडोले की सवारी के लिए चलते हैं। क्रियाकलाप 12.1, आइए अन्वेषण करें। बिंदु 1, एक चक्रीय हिंडोले पर बाहर की ओर मुख करके बैठिए, जैसा कि चित्र 12.1 में दर्शाया गया है। बिंदु 2, चित्र 12.1 में दर्शाए अनुसार किसी व्यक्ति से हिंडोले को धीरे से वामावर्त दिशा में घुमाने के लिए कहिए। जब आप घूमते हुए हिंडोले में बैठे हुए हों, तब अपने आसपास देखिए। क्या आपको आसपास की वस्तुएं घूमती हुई प्रतीत होती हैं? ये वस्तुएं किस दिशा में घूमती हुई प्रतीत होती हैं? जब आप वामावर्त दिशा में घूमते हैं, तो आपको अपने आसपास की वस्तुएं विपरीत दिशा अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में घूमती हुई प्रतीत होती हैं। बिंदु 3, वामावर्त दिशा में घूमते हिंडोले में बैठे हुए आप अपने सामने के किसी विशेष वृक्ष अथवा किसी भवन पर अपनी दृष्टि टिका दीजिए। वामावर्त दिशा में घूमते हिंडोले में बैठे हुए आप अपने सामने के किसी विशेष वृक्ष अथवा किसी भवन पर अपनी दृष्टि टिका दीजिए। आप अपने सामने के इस वृक्ष को किस दिशा में घूमते हुए पाते हैं? क्या यह प्रत्येक क्षण आपकी दृष्टि में बना रहता है? वृक्ष आपके परितः विपरीत अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हुआ प्रतीत होता है। वामावर्त दिशा में घूमते हिंडोले से देखने पर वृक्ष आपके बाएं ओर से प्रकट होता हुआ प्रतीत होता है और दाएं ओर से दृष्टि से ओझल होता हुआ प्रतीत होता है। पृष्ठ के बाएं ओर चित्र 12.1 दिया हुआ है। इस चित्र में घूमते हुए चक्रीय हिंडोले पर बैठी हुई बालिका के द्वारा अपने आसपास की वस्तुओं का अवलोकन किया जा रहा है और एक दूसरा बालक इस चक्रीय हिंडोले को घुमा रहा है। आइए चक्रीय हिंडोले में सवारी करते समय हमारे अवलोकनों का उपयोग करके विचार करें। जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो सूर्य पूर्व दिशा में प्रकट होता हुआ प्रतीत होता है। यह आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है और पश्चिम में ओझल हो जाता है। क्या यह इंगित करता है कि सूर्य आकाश में गतिमान है? अथवा यह भी तो हो सकता है कि पृथ्वी घूर्णन कर रही हो और सूर्य केवल घूमता हुआ प्रतीत हो रहा हो। वस्तुतः
सूर्य इसलिए घूमता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि हम इसे पृथ्वी से देखते हैं, जो स्वतः घूर्णन कर रही है। पृष्ठ संख्या 171। पृथ्वी अपने स्थान पर किस दिशा में घूम रही है? आइए इसे समझने हेतु कुछ घूर्णन करती हुई वस्तुओं का स्मरण करते हैं। क्या आपने लट्टू को अपनी धुरी पर घूर्णन करते हुए देखा है? चित्र 12.2 क घूमता हुआ लट्टू, अथवा घूमते हुए पंखे को देखा है? चित्र 12.2 ख घूमता हुआ पंखा, अथवा किसी गेंद को घूर्णन कराने का प्रयास किया है? चित्र 12.2 ग घूर्णन करती हुई एक गेंद। इस प्रकार पृथ्वी भी अंतरिक्ष में अपनी धुरी पर घूर्णन करती है, जैसा कि चित्र 12.3 में दर्शाया गया है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष उसके भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से गुजरता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में एक घूर्णन पूर्ण करती है। चित्र 12.3 में जब उत्तरी ध्रुव के ऊपर से देखा जाता है तो पृथ्वी वामावर्त दिशा में अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही होती है। पृष्ठ के बाईं ओर पृथ्वी का घूर्णन चित्र दिया गया है। आइए इसे एक ग्लोब की सहायता से समझने का प्रयास करें। आप कक्षा 6 में पृथ्वी का निरूपण करने के लिए ग्लोब का उपयोग कर चुके हैं और उस पर आपने उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और भूमध्य रेखा की पहचान की थी। कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे में आपने यह भी सीखा था कि पृथ्वी का अक्ष उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से गुजरता है। क्रियाकलाप 12.2। आइए पृष्ठ के दाईं ओर चित्र 12.3 पृथ्वी का घूर्णन दिया गया है। इसमें पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती हुई दिख रही है। चित्र 12.3 पृथ्वी का घूर्णन। इसमें पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, विषुवत वृत्त, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव चिन्हित किए गए हैं तथा पृथ्वी का घूर्णन अक्ष भी दिया गया है। इसी के नीचे चित्र 12.4 क पृथ्वी के घूर्णन को समझने हेतु ग्लोब का उपयोग दिया गया है, जिसमें दो बालक ग्लोब को देख रहे हैं। चित्र 12.4 क पृथ्वी के घूर्णन को समझने हेतु ग्लोब का उपयोग। इस चित्र में दो बालक ग्लोब के सामने खड़े हैं। क्रियाकलाप 12.2। आइए अन्वेषण करें। बिंदु 1, पृथ्वी का निरूपण करने के लिए ग्लोब का उपयोग कीजिए और उस पर अपनी अवस्थिति अंकित करने हेतु एक छोटा स्टिकर लगाइए। चित्र 12.4 क। दूसरा, उत्तरी ध्रुव के ऊपर से देखते हुए ग्लोब को उसके अक्ष के परितः वामावर्त दिशा में धीरे धीरे घुमाइए। बिंदु 3, अवलोकन करें कि आपकी अवस्थिति पृथ्वी के अक्ष के परितः किस प्रकार घूर्णन करती है और एक चक्र पूरा करने के पश्चात अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है। गहन चिंतन। घूर्णन किसी वस्तु की ऐसी गति है जिसमें उसके सभी भाग एक काल्पनिक रेखा के परितः बंद वृत्ताकार पथों पर घूमते हैं। इस रेखा को घूर्णन अक्ष कहते हैं। पृष्ठ संख्या 172। बिंदु 4, सूर्य को निरूपित करने हेतु एक टॉर्च लीजिए। क्रियाकलाप के आगे के चरणों को करने हेतु अपेक्षाकृत अंधेरे कमरे में जाइए। बिंदु 5, अब टॉर्च से लगभग 1.5 मीटर दूरी पर रखे ग्लोब पर प्रकाश डालिए, जैसा कि चित्र 12.4 ख में दर्शाया गया है। क्या आपने ध्यान दिया कि किस प्रकार ग्लोब का आधा भाग टॉर्च के प्रकाश से प्रकाशमान होता है, जबकि दूसरे आधे भाग में अंधेरा रहता है? पृष्ठ के बाईं ओर चित्र 12.4 ख दिन और रात की परिघटनाएं समझने हेतु ग्लोब एवं टॉर्च का उपयोग दिया गया है। यहाँ पर एक मेज पर ग्लोब रखा गया है और कुछ दूरी से टॉर्च से उस पर रोशनी डाली गई है। इस पृष्ठ के बाईं ओर एक बालिका का चित्र दिया गया है जो कह रही है, आइए हम और खोजें
और समझें कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं। बिंदु 6, भारत में सूर्योदय सर्वप्रथम पूर्वी भाग में होता है और इसके पश्चात अन्य भागों में होता है। ग्लोब पर भारत के पूर्वी भाग को देखते हुए ग्लोब को एक दिशा में घुमाइए और इसके पश्चात इसे विपरीत दिशा में घुमाइए। जब प्रकाश सर्वप्रथम भारत के पूर्वी भाग पर पड़ता है तब घूर्णन की दिशा क्या होती है? जब ग्लोब उत्तरी दक्षिण अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है तो प्रकाश सर्वप्रथम भारत के पूर्वी भाग पर पड़ता है। बिंदु 7, अब ग्लोब को पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाते हुए पृथ्वी पर अपनी अवस्थिति का अवलोकन कीजिए। क्या यह दिन और रात के चक्र से गुजरती है? सूर्योदय तब होता है जब आपकी अवस्थिति प्रकाशमान क्षेत्र में आती है और सूर्यास्त तब होता है जब आपकी अवस्थिति अंधेरे में आती है। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने के कारण दिन रात का चक्र चलता है, जैसा कि चित्र 12.5 में दर्शाया गया है। पृथ्वी पर सूर्य के सामने वाले भाग में दिन होता है जबकि दूसरे भाग में अंधेरा होने के कारण रात होती है। पृष्ठ के नीचे की ओर चित्र 12.5 सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की आधी सतह पर पड़ता है दिया गया है। इस चित्र में आधी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष उत्तरी ध्रुव भी अंकित है। पृष्ठ 173। अब आप कल्पना कीजिए कि आप पृथ्वी की विषुवत रेखा पर खड़े हैं और पृथ्वी के एक घूर्णन के दौरान आकाश का अवलोकन कर रहे हैं, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है। आप क्या अवलोकन करेंगे? क्या आपका अवलोकन चित्र 12.6 में दर्शाई गई बालिका के अवलोकन के समान होगा? पृष्ठ के मध्य में चित्र 12.6 घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर विषुवत रेखा से सूर्य को देखती हुई एक बालिका का चित्र है। इस चित्र में पृथ्वी को ऊपर से दिखाया गया है, जिसका आधा भाग अंधेरे में है और आधा भाग सूर्य की रोशनी में है। सबसे पहले बालिका बाईं ओर खड़ी है। मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हूँ और मेरी पीठ दक्षिण की ओर है। प्रातःकालीन सूर्य पूर्व दिशा में मेरे दाहिनी तरफ प्रकट होता है। अब इस चित्र में बालिका पृथ्वी के ऊपर की ओर खड़ी है। मध्याह्न के समय मैं घूमकर नई स्थिति में पहुंच जाती हूं, जहां पर सूर्य ऊर्ध्वाधरतः सिर के ऊपर दिखाई देता है और फिर बालिका बाईं ओर खड़ी है। संध्या समय तक मैं और आगे घूम जाती हूँ। सूर्य पश्चिम से बाईं ओर मेरी दृष्टि से ओझल होने लगा है। अब रात्रि आकाश में तारे दिखाई देने लगेंगे। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर चलता हुआ पश्चिम दिशा में अस्त होता है। चित्र 12.6 सूर्य के अस्त होने पर रात्रि प्रारंभ होती है और आकाश में तारे दिखाई देने लगते हैं। रोचक तथ्य: इस पाठ्य पुस्तक के एक पूर्ववर्ती अध्याय समय एवं गति का मापन में आपने सीखा था कि कैसे गैलीलियो नामक एक वैज्ञानिक ने लोलक के एक महत्वपूर्ण गुण का पता लगाया और 17वीं शताब्दी में दूसरे वैज्ञानिक हाइगेंस ने उस गुण का उपयोग समय मापने हेतु लोलक घड़ियां बनाने के लिए किया। 19वीं शताब्दी के मध्य में एक अन्य वैज्ञानिक लियोन फोको ने पहली बार पृथ्वी के घूर्णन के प्रदर्शन हेतु एक लंबे लोलक का उपयोग किया। इस लोलक को उनके सम्मान में फोको पेंडुलम के नाम से जाना जाता है। इसमें एक भारी गोलक एक लंबी डोरी के साथ किसी ऊंची छत से लटका होता है। 22 मीटर की लंबाई वाला एक फोको पेंडुलम दिल्ली में भारत की नई संसद के संविधान सदन में छत रोशनदान से लटकाया गया है। यह भारत के विचार को ब्रह्मांड की विशालता के साथ एकीकृत करने का प्रतीक है। यहाँ भारतीय संसद का चित्र दिखाया गया है जिसमें फोको पेंडुलम लटका हुआ है। पृष्ठ के नीचे की ओर फोको पेंडुलम का चित्र भी दिया गया है। पृष्ठ संख्या 174। यहाँ एक बालक का चित्र दिया गया है
जो कह रहा है क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो क्या सूर्य की भांति सितारे भी आकाश में घूमते हुए प्रतीत नहीं होने चाहिए? हाँ बिल्कुल, पृथ्वी के घूर्णन का तारों पर प्रभाव देखने हेतु चलिए इसके साथ ही हम रात्रि आकाश में तारों को ध्यान से देखते हैं। क्रियाकलाप 12.3 आइए अन्वेषण करें। बिंदु 1, मार्च और मई के मध्य की किसी संध्या के आरंभ में कक्षा 6 विज्ञान पाठ पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय पृथ्वी से परे में अपनाई गई विधि का उपयोग करके सप्तर्षि बिग डिपर को और यदि दिखाई दे तो ध्रुव तारे को भी पहचानिए। बिंदु 2, अपने रात्रि आकाश के अवलोकन का स्थान और तिथि अंकित कीजिए। यह क्रियाकलाप एक ही रात्रि में किया जाना चाहिए। बिंदु 3, ध्रुव तारे के सापेक्ष आकाश में सप्तर्षि की स्थिति का आरेख बनाइए। यदि आपको ध्रुव तारा नहीं दिखता है तो सप्तर्षि की दिशा में भूमि पर किसी वृक्ष अथवा भवन की स्थिति के सापेक्ष सप्तर्षि की स्थिति का आरेख बनाइए। अपने आरेख के साथ अपने अवलोकन का समय अंकित कीजिए जैसा कि चित्र 12.7 में दर्शाया गया है। पृष्ठ के बाईं ओर चित्र 12.7 पुणे में अवस्थित किसी विद्यार्थी द्वारा 1 और 2 अप्रैल के बीच की रात्रि को देखे गए सप्तर्षि का निरूपक आरेख। क्रियाकलाप 12.3 के लिए इस आरेख में उत्तर पूर्व दिशा की ओर से तारों को अंकित किया गया है जिसमें रात्रि 7 बजे, 9 बजे, 11 बजे, मध्य रात्रि 1 बजे, सुबह के 3 बजे और 5 बजे यह आरेख अंकित किया गया है तथा यह उत्तर पश्चिम दिशा में अंत होता है। बिंदु 4, 2 घंटे पश्चात सप्तर्षि का पुनः अवलोकन कीजिए। क्या यह अपनी स्थिति से हट गया है? पुनः इसकी स्थिति का आरेख बनाइए और समय अंकित कीजिए। बिंदु 5, उपरोक्त चरण को 2 घंटे पश्चात पुनः दोहराइए, इस स्थिति का आरेख बनाइए और समय अंकित कीजिए। बिंदु 6, उपरोक्त चरण को 2 घंटे पश्चात पुनः दोहराइए। क्या आप अवलोकन कर पाते हैं कि सप्तर्षि ध्रुव तारे के चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत होता है? यदि आप ध्रुव तारे को भी नहीं देख पाते हैं तो केवल अपने द्वारा निर्धारित वृक्ष अथवा भवन के सापेक्ष सप्तर्षि की गति पर ध्यान दीजिए। उत्तरी गोलार्ध से देखने पर पृथ्वी का घूर्णन अक्ष ध्रुव तारे के बहुत निकट के बिंदु की ओर इंगित करता है, इसलिए पृथ्वी से आकाश में ध्रुव तारा लगभग स्थिर प्रतीत होता है। सभी तारे इसके चारों ओर घूमते हुए प्रतीत होते हैं। सूर्य की भांति चंद्रमा भी पूर्व दिशा की ओर से उदित और पश्चिम दिशा की ओर अस्त होता हुआ प्रतीत होता है। इसका कारण यही है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृष्ठ संख्या 175। रोचक तथ्य, खगोल फोटोग्राफर कैमरे के शटर को लंबे समय तक खुला रखकर दीर्घ उद्भासन छायाचित्र फोटोग्राफ लेते हैं। ऐसे छायाचित्र में तारों की दृष्ट गति वृत्तों के चापों के रूप में अभिलेखित होती है, जिन्हें स्टार ट्रेल्स के नाम से भी जाना जाता है। पृष्ठ के बाईं ओर महाराष्ट्र के महुली से स्टार ट्रेल्स का एक चित्र लिया गया है। रोचक तथ्य, आर्यभट्ट सहित प्राचीन भारतीय खगोलविदों ने रात्रि आकाश में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और तारों की दृष्ट गति का अवलोकन किया था। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलविद थे, जिन्होंने सामान्य संवत 5वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ आर्यभटीय लिखा था। आर्यभटीय के गोलापद खंड के 9वें श्लोक में पृथ्वी के घूर्णन के कारण तारों की दृष्ट गति की व्याख्या की गई है। अनुलोम गतिर्नौस्थः पश्यत्यचलम विलोमगम यद्वत् अचलानि भानि तद्वत् समपश्चिमगानि लंकायाम। जिस प्रकार आगे बढ़ती नाव में बैठा व्यक्ति स्थिर वस्तुओं को पीछे की ओर गति करता हुआ देखता है, इसी प्रकार लंका के लोगों को स्थिर तारे पश्चिम की ओर गतिमान दिखाई पड़ते हैं। आर्यभट्ट ने पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष के परितः एक पूर्ण घूर्णन में लगने वाले समय का अनुमान आधुनिक मात्रकों में लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकंड लगाया।
यह मान वर्तमान में स्वीकृत मान के इतना निकट है कि देखकर विस्मय होता है। पृष्ठ के नीचे बाईं ओर एक लड़की का चित्र है जो कह रही है, मैंने देखा है कि वर्ष के अलग अलग महीनों में सूर्यास्त के समय पूर्व में दिखने वाले तारे और तारामंडल बदलते रहते हैं। इसी के नीचे एक बालक का चित्र है जो कह रहा है, हाँ, शायद इसीलिए हमें कक्षा 6 में वर्ष के कुछ निश्चित काल में ही कुछ तारों और तारामंडलों को देखने के लिए कहा गया था, परंतु एक वर्ष की अवधि में रात्रि आकाश के उसी भाग में भिन्न भिन्न तारे क्यों दिखाई देते हैं। पृष्ठ संख्या 176। 12.2 पृथ्वी का परिक्रमण। कक्षा 6 में हमने सीखा है कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूर्णन करने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमण भी करती है। यह गति घूर्णन से भिन्न है। परिक्रमा किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु के चारों ओर एक बंद पथ पर गति होती है। कोई पिंड किसी अन्य पिंड के परितः जिस पथ पर गमन करता है वह उसकी कक्षा कहलाती है। यदि ऊपर से देखा जाए चित्र 12.8 तो सूर्य के परितः पृथ्वी की कक्षा लगभग वृत्ताकार है। कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा के अध्याय पृथ्वी से परे सौर परिवार के चित्र में कक्षा दीर्घ वृत्ताकार दिखाई गई थी क्योंकि यह कक्षा का एक पार्श्व दृश्य था। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगभग 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। 12.2.1 पृथ्वी से देखने पर रात्रि आकाश का परिवर्तित होता दृश्य। प्रत्येक संध्या को सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है और तारों से पूरित रात्रि आकाश दृष्टिगोचर हो जाता है। हम जानते हैं कि ऐसा पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। चूंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर सतत परिक्रमा करती रहती है, इसीलिए जब हम भिन्न भिन्न दिशाओं में देखते हैं तो पूरे वर्ष में सूर्यास्त के पश्चात रात्रि आकाश में दिखाई देने वाले तारे भी परिवर्तित होते रहते हैं। यह परिवर्तन चित्र 12.8 में भी दिखाया गया है। पृष्ठ के नीचे की ओर चित्र 12.8 सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के कारण वर्ष भर रात्रि का आकाश दृश्य परिवर्तित होता रहता है। दूरियां और आमाप सही अनुपात के अनुसार नहीं है दिया गया है। इस चित्र में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। अलग अलग महीनों के अनुसार मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में पृथ्वी की स्थिति दी गई है। यहाँ पर सूर्यास्त के समय उदित होने वाले तारे, सूर्योदय के समय अस्त होने वाले तारे, विभिन्न महीनों में भिन्न भिन्न तारों का सूर्यास्त के समय उदय होना चिन्हित किया गया है। रात्रि आकाश में तारों के पैटर्नों, जिनके विषय में आपने कक्षा 6 में पढ़ा था, में होने वाले इस परिवर्तन को आप भी अंकित कर पाएंगे यदि एक माह के बाद रात्रि आकाश का पुनः उसी समय पर अवलोकन करें जिस समय पर आज कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 177। रोचक तथ्य। पश्चिम भारत की तापी घाटी में भील और पवारा स्वदेशी समुदाय हैं जो आकाश में कुछ तारों के पैटर्न की उपस्थिति का मानसून की वर्षा के आगमन के संकेत के रूप में उपयोग करते रहे हैं। 12.2.2 पृथ्वी पर ऋतुएं। यहाँ एक बालक का चित्र दिया गया है जो कह रहा है, मैंने ध्यान दिया है कि प्रत्येक वर्ष में ऋतुएं एक निश्चित चक्रीय क्रम में ही आती हैं। क्या यह किसी तरह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करने से संबंधित है? यहाँ पर एक बालिका का भी चित्र दिया गया है जो कह रही है, मैंने यह भी देखा है कि ग्रीष्मकाल में दिन शीतकाल के दिनों की तुलना में लंबे होते हैं। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष अभी लंबवत नहीं है अपितु झुका हुआ है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय इस झुकाव को बनाए रखती है। चित्र 12.9 पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण यहाँ भिन्न भिन्न ऋतुएं होती हैं। आइए हम पता करें कि ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। पृष्ठ के नीचे की ओर चित्र 12.9 सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय पृथ्वी की विभिन्न स्थितियां
पृथ्वी की कक्षा अंडाकार प्रतीत होती है, क्योंकि यह दृश्य पार्श्व से दिखाया गया है, न कि ऊपर से। आमाप और दूरियां सही अनुपात में नहीं है दिया गया है। इस चित्र में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, जिसमें उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु आदि अंकित किए गए हैं। जून माह में पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से परे की ओर होता है। चित्र 12.9 जैसा कि चित्र 12.10 क में देखा जा सकता है कि पृथ्वी की सतह के गोलाकार होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणों की निश्चित मात्रा दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में एक छोटे क्षेत्र में फैलती है, इसलिए इस क्षेत्र में गर्मी अधिक होती है। पृष्ठ संख्या 178। इसके अतिरिक्त उत्तरी गोलार्ध जून माह में 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। चित्र 12.11 क। अतः उत्तरी गोलार्ध द्वारा तीव्र सूर्य का प्रकाश अधिक लंबे समय तक प्राप्त करने के कारण ग्रीष्म ऋतु होती है। दिसंबर माह में उत्तरी गोलार्ध में स्थिति विपरीत होती है। यहाँ सूर्य का प्रकाश कम समय के लिए प्राप्त होता है और इसलिए यहाँ शीत ऋतु होती है। चित्र 12.10 ख और 12.11 ख। पृष्ठ के मध्य में चित्र 12.10 क जून माह में उत्तरी गोलार्ध में अत्यधिक तीव्र सूर्य का प्रकाश और दक्षिणी गोलार्ध में अपेक्षाकृत कम तीव्र सूर्य का प्रकाश ख दिसंबर में विपरीत स्थिति होती है दर्शाया है। यहाँ पर पृथ्वी का जून और दिसंबर की स्थिति में चित्र दिया गया है। इस गोलार्ध में सूर्य की किरणों की समान मात्रा अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र में फैली होने के कारण सूर्य का प्रकाश कम तीव्र होता है। साथ ही नीचे की ओर चित्र 12.11 उत्तरी गोलार्ध में क जून में दिन बड़े होते हैं, अर्थात सूर्य का प्रकाश ज्यादा समय तक प्राप्त होता है। ख दिसंबर में दिन छोटे होते हैं, अर्थात सूर्य का प्रकाश कम समय तक प्राप्त होता है। साथ ही नीचे की ओर चित्र 12.11 दिया है। उत्तरी गोलार्ध में क जून में दिन बड़े होते हैं, अर्थात सूर्य का प्रकाश ज्यादा समय तक प्राप्त होता है। ख दिसंबर में दिन छोटे होते हैं, अर्थात सूर्य का प्रकाश कम समय तक प्राप्त होता है। यहाँ पर इस चित्र में जून और दिसंबर में पृथ्वी की स्थिति दी गई है। जून माह में प्रत्येक दिन उत्तरी ध्रुव 24 घंटे सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। दिसंबर में प्रत्येक दिन उत्तरी ध्रुव पूरे 24 घंटे अंधकार में रहता है। इस गोलार्ध में सभी स्थान पृथ्वी के 24 घंटे के घूर्णन काल में से 12 घंटे से अधिक समय तक प्रकाश प्राप्त करते हैं। इस गोलार्ध में सभी स्थान पृथ्वी के 24 घंटे के घूर्णन काल में से 12 घंटे से अधिक समय तक अंधकार में रहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुओं और दिनों की अवधि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में विपरीत होती है। यहाँ जून माह में शीतकाल और दिसंबर माह में ग्रीष्मकाल होता है। चित्र 12.10 और चित्र 12.11। पृष्ठ संख्या 179। गहन चिंतन। पृथ्वी पर भिन्न भिन्न ऋतुओं के आगमन के प्रायः 2 गलत कारण दिए जाते हैं। पहला, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकता है तो वह सूर्य के समीप होता है। दूसरा, पृथ्वी की कक्षा अंडाकार होने के कारण सूर्य और उसके केंद्र से थोड़ा हटकर होता है। अतः पृथ्वी वर्ष भर में सूर्य से भिन्न भिन्न दूरियों पर होती है। तथापि दोनों अवस्थाओं में से किसी भी एक अवस्था में दूरियों का अंतर अत्यंत कम है और पृथ्वी पर भिन्न भिन्न ऋतुओं के होने के ये कारण नहीं है। वास्तव में जनवरी माह में पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। गहन चिंतन। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन लगभग 21 जून को होता है। यह उत्तर अयनांत कहलाता है। उत्तर अयनांत के बाद दिन की अवधि घटने लगती है, जबकि रात्रि की अवधि बढ़ने लगती है। इस गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात 22 दिसंबर के आसपास होती है, जिसे दक्षिण अयनांत कहा जाता है। 21 मार्च तथा 23 सितंबर के आसपास दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन दिनों को क्रमशः
वसंत विषुव एवं हेमंत विषुव कहा जाता है। रोचक तथ्य: उत्तरी ध्रुव पर विषुव दिवस 21 मार्च को सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और सतत 6 माह तक आकाश में बना रहता है। 22 दिसंबर को सूर्य अस्त हो जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर इसके विपरीत व्यवहार परिलक्षित होता है। इस प्रकार ध्रुवीय प्रदेशों पर सतत 6 माह तक सूर्य चमकता है और उसके बाद आगामी 6 महीनों तक वहां अंधकार छाया रहता है। विषुवत रेखा पर सदैव 12 घंटे सूर्य का प्रकाश रहता है और 12 घंटे अंधकार। विभिन्न महीनों में विषुवत रेखा पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों की तीव्रता में बहुत कम अंतर होता है। अतः भारत के दक्षिणी राज्य जो विषुवत वृत्त के निकट हैं, वहां ऋतु परिवर्तन के प्रभाव बहुत स्पष्ट नहीं होते। अन्य प्रभाव जैसे स्थानिक भूगोलीय अभिलक्षण, समुद्रों या सागरों से निकटता भी इन दोनों गोलार्धों में देखे गए व्यापक पैटर्नों को प्रभावित करते हैं, जैसा कि आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा है। 12.3 ग्रहण। यहाँ एक बालिका का चित्र है जो कह रही है, दिन और रात का चक्र, ऋतुएं, पृथ्वी पर जीवन, बहुत कुछ सूर्य पर निर्भर है। क्या पृथ्वी और सूर्य के बीच परिक्रमा करने वाले 2 ग्रहों द्वारा सूर्य से आने वाला प्रकाश अवरुद्ध किया जा सकता है? पृष्ठ संख्या 180। सूर्य की तुलना में बुध एवं शुक्र ग्रह अत्यंत लघु आकार के दिखने के कारण ये सूर्य से आने वाले प्रकाश को हम तक पहुंचने से कभी भी पूर्णतः रोक नहीं पाते। तथापि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चंद्रमा ऐसा कर सकता है। याद कीजिए, कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और यह पृथ्वी के चारों ओर वैसे ही घूमता है जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। 12.3.1 सूर्य ग्रहण। किसी निश्चित समय पर सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा इस प्रकार आ जाता है कि यह सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचने से रोक देता है। यह स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है। संभवतः आप सोच रहे होंगे कि चंद्रमा तो सूर्य से बहुत छोटा है, फिर यह आकाश में चमकते सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचने से कैसे अवरुद्ध कर देता है? क्रियाकलाप 12.4 आइए अन्वेषण करें। बिंदु 1, अपने मित्र को अपने सामने लगभग 5 मीटर की दूरी पर खड़ा होने के लिए कहिए। उसके सिर को हम सूर्य मान लेते हैं। बिंदु 2, अब अपनी एक आंख बंद कीजिए और मित्र की ओर अपने हाथ का अंगूठा ऊपर कीजिए। पृष्ठ के बाईं ओर चित्र 12.12 दिया गया है, जहां पर एक बालिका दूसरे बालक को कुछ दूरी पर खड़ा करके उसके सर को अंगूठे से ढकने का प्रयास कर रही है। आप अपने अंगूठे से अपने मित्र के पूरे सर को ढक सकते हैं, जबकि आपका अंगूठा आपके मित्र के सर के वास्तविक आमाप से बहुत छोटा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी आंख द्वारा देखा गया किसी वस्तु का आमाप, जिसे आभासी आमाप भी कहते हैं, यह इसके वास्तविक भौतिक आमाप तथा आपसे इसकी दूरी दोनों के ऊपर निर्भर करता है। आपने क्रियाकलाप 12.12 में देखा कि अंगूठे तथा मित्र के सिर के आभासी आमाप समान हो गया है, क्योंकि आपका अंगूठा आपके मित्र की तुलना में आपके बहुत निकट है। पृथ्वी से देखने पर आकाश में चंद्रमा और सूर्य दोनों के आभासी आमाप एक जैसे होते हैं। चंद्रमा का आमाप सूर्य से बहुत छोटा होते हुए भी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा हमारे बहुत निकट है। इसीलिए पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा पूरे सूर्य को ढकता हुआ प्रतीत हो सकता है। गहन चिंतन। यद्यपि बुध और शुक्र ग्रह आमाप में चंद्रमा की अपेक्षा बहुत अधिक बड़े हैं, परंतु वे चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर भी हैं। अतः उनके आभासी आमाप सूर्य की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं और वे सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, जब शुक्र सूर्य और पृथ्वी के बीच गमन करता है तो यह सूर्य के चमकदार पृष्ठ के सामने से गुजरते हुए एक सूक्ष्म काले धब्बे की भांति दिखाई पड़ता है। यह एक दुर्लभ घटना है जिसे शुक्र ग्रह का पारगमन कहा जाता है। पृष्ठ संख्या
181। चित्र 12.13 में सूर्य ग्रहण के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थितियों की क्रम व्यवस्था दी गई है। चंद्रमा की छाया पृथ्वी के एक छोटे भाग पर पड़ती है, जैसा कि चित्र 12.13 में दिया गया है। इस क्षेत्र में पूरी तरह अंधेरा हो जाता है और यहाँ से सूर्य का कोई भी भाग दिखाई नहीं देता। इस क्षेत्र में प्रेक्षक पूर्ण सूर्य ग्रहण का अवलोकन करेंगे। चित्र 12.14 क वे क्षेत्र जहां चंद्रमा आंशिक रूप से सूर्य के कुछ क्षेत्रों से आने वाले प्रकाश को ही अवरुद्ध करता है, उनमें प्रेक्षक आंशिक सूर्य ग्रहण का अवलोकन करते हैं। चित्र 12.13 एवं चित्र 12.14 ख पृष्ठ के मध्य में चित्र 12.13 दिया गया है। सूर्य ग्रहण की ज्यामिति, दूरियां और आमाप सही अनुपात के अनुसार नहीं है। इस चित्र में चंद्रमा सूर्य से आने वाले प्रकाश को रोक रहा है। यहाँ पर पृथ्वी की कक्षा भी अंकित की गई है। इस चित्र में पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा की कक्षा, पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण भी अंकित किए गए हैं। पृष्ठ के दाईं ओर चित्र 12.14 सूर्य ग्रहण दिया गया है। इसमें चित्र क पूर्ण सूर्य ग्रहण, ख आंशिक सूर्य ग्रहण, ग पूर्ण सूर्य ग्रहण के पश्चात जब चंद्रमा सूर्य के सामने से हटना आरंभ करता है तब दिखाई पड़ने वाली हीरक मुद्रिका का दृश्य दिया गया है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी के दर्शाए गए क्षेत्रों में कुछ मिनटों के लिए दिन में ही अंधेरा छा जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश नाम मात्र भी नहीं पहुँचता। पृथ्वी के घूर्णन और चंद्रमा की अपनी कक्षा में गति के कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी की सतह पर स्थान का परिवर्तन करती है। अतः पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल कुछ मिनटों के लिए ही दिखाई पड़ता है। जैसे ही चंद्रमा सूर्य के सामने से हटने लगता है, हमें आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देता है और दिन का प्रकाश लौटने लगता है। सूर्य ग्रहण के अवलोकन की सुरक्षित विधि। यहाँ पर एक गेंद पर दर्पण लगा है। पृष्ठ के बाईं ओर चित्र 12.15 है, जिसमें तमिलनाडु के ऊटी में आयोजित एक सार्वजनिक सूर्य ग्रहण के दर्शन कार्यक्रम का चित्र है। इस चित्र में एक गेंद पर एक दर्पण है तथा सामने पर्दे पर बना सूर्य का प्रतिबिंब है तथा आसपास लोग खड़े हैं। सावधानी, सूर्य ग्रहण के समय हो सकता है कि आपका मन सीधे इस घटना को देखने का करे और आपको लगे कि सूर्य का प्रकाश इतना अधिक तीव्र नहीं होगा कि आपकी आंखों को हानि पहुंचा सके। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य ग्रहण के दौरान भी सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र होता है कि आंखों को क्षति पहुंचा सकता है और अंधेपन का कारण भी बन सकता है। अतः सूर्य ग्रहण को सीधे देखने से बचना चाहिए। धूप का चश्मा, द्विनेत्री दूरबीन अथवा दूरदर्शी का उपयोग करके भी इस घटना को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखना चाहिए। प्रायः कृत्रिम नभोमंडल, खगोलीय क्लब जैसे खगोलिकी संगठन सूर्य ग्रहण के समय इसके अवलोकन हेतु विशेष सत्र आयोजित करते हैं। इस प्रकार के सत्रों में सहभागिता सूर्य ग्रहण के अवलोकन की सबसे अच्छी विधि है, क्योंकि इन सत्रों के आयोजक न केवल सूर्य के अवलोकन हेतु विशिष्टीकृत नेत्र सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, अपितु इसकी वैज्ञानिक व्याख्या भी प्रदान करते हैं। पृष्ठ संख्या 182। गहन चिंतन। क्रियाकलाप 11.5 की भांति इस क्रियाकलाप को भी आपके शिक्षक द्वारा ही स्थापित किया जाना चाहिए। सूर्य के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए एक दर्पण का उपयोग किया जा सकता है, तथापि सूर्य ग्रहण की पूरी घटना के दौरान इसे सही कोण पर बनाए रखना एक कठिन कार्य हो सकता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए दर्पण को किसी चल आधार पर स्थापित कीजिए। एक खोखली गेंद लीजिए जिसमें एक छोटा छिद्र हो। इसे स्थिर रखने के लिए आधा रेत से भरिए और इस पर एक ऐसा छोटा दर्पण जैसा कढ़ाई के डिजाइनों में लगाने के काम आता है लगाइए। गेंद को एक वृत्ताकार वलय जैसे कि आसंजक टेप के वलय पर टिकाइए ताकि इसे सरलता से चारों ओर घुमाया जा सके। इसे इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि सूर्य का प्रतिबिंब किसी दीवार या पर्दे पर बने। चित्र 12.15 में इस व्यवस्था को
दिया गया है, जिसमें दर्पण को एक हरे रंग की गेंद पर लगाया गया है। सावधानी, इस क्रियाकलाप को पूरी तरह शिक्षक के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए। इसके साथ यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि परावर्तित प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से किसी की आंखों पर न पड़े। सावधानी, इस क्रियाकलाप को पूरी तरह शिक्षक के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए। इसके साथ यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि परावर्तित प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से किसी की आंखों पर ना पड़े। प्राचीन काल से ही लोग सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का अवलोकन और अभिलेखन करते आए हैं। जब इन ग्रहणों के कारण ज्ञात नहीं थे, तब लोग इन घटनाओं के समय भयभीत हो जाते थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि सूर्य, जो कि पृथ्वी पर ऊष्मा और प्रकाश का प्रमुख स्रोत है, उसकी किरणों को यदि कोई अल्पकाल के लिए ही अवरुद्ध करे तो यह उन लोगों के लिए कितनी बड़ी चिंता का कारण होगा। विश्व के विभिन्न भागों में सूर्य ग्रहण के साथ अनेक अंधविश्वास जुड़ गए। उदाहरण के लिए यह माना जाने लगा कि सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करने, खाना पकाने, घर से बाहर जाने जैसी गतिविधियां नहीं की जानी चाहिए। किंतु अब जब हम यह जान गए हैं कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है, तो हमें इन घटनाओं से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें सूर्य को सीधे देखने से बचना चाहिए। अब वैज्ञानिक संपूर्ण विश्व में जहां से भी ग्रहण का अवलोकन किया जा सकता हो, वहां उनके अध्ययन के लिए जाते हैं। ये ग्रहण उन्हें ऐसी परिघटनाओं के अध्ययन का अवसर प्रदान करते हैं जिनका अवलोकन अन्यथा नहीं किया जा सकता। रोचक तथ्य, संस्कृत एवं अन्य अनेक भारतीय भाषाओं में जिस परिघटना को ग्रहण कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा में उसे एक्लिप्स कहा जाता है। कई प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रीय ग्रंथों में ग्रहण की भविष्यवाणी के लिए गणनाएं दी गई हैं। सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक संदर्भित ग्रंथ सूर्य सिद्धांत है, जो शास्त्रीय संस्कृत काव्य परंपरा में छंदबद्ध श्लोकों के रूप में लिखा गया है। 12.3.2 चंद्र ग्रहण। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करते समय कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि पृथ्वी सूर्य की किरणों को चंद्रमा तक पहुंचने से रोक देती है। यह परिघटना चंद्र ग्रहण कहलाती है। चंद्र ग्रहण के दिन हम पृथ्वी की छाया चंद्रमा के पूरे पटल पर पड़ते हुए देखते हैं। चित्र 12.16 चंद्र ग्रहण के समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थितियों की क्रम व्यवस्था दर्शाता है। पृष्ठ संख्या 183। पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में चित्र 12.16 दिया गया है, जिसमें चंद्र ग्रहण की ज्यामिति दी गई है। चित्र में दूरियां और आमाप सही अनुपात के अनुसार नहीं है। इस चित्र में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा दिए गए हैं। साथ ही पृथ्वी की कक्षा, आंशिक चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण, चंद्रमा की कक्षा भी अंकित किए गए हैं। जब चंद्रमा पूर्णतया पृथ्वी की छाया में होता है, तो इस परिघटना को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा का चमकदार पटल गहरे लाल रंग का दिखाई देने लगता है, और जब तक चंद्रमा पृथ्वी की छाया से बाहर नहीं निकल जाता, यह ऐसा ही बना रहता है। जब चंद्रमा का कुछ भाग पृथ्वी की छाया में होता है और शेष दिखाई देने लगता है, तो इसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण के विपरीत चंद्रमा को पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय भी हम बिना किसी प्रकाशिक उपकरण के सुरक्षित ढंग से देख सकते हैं। विज्ञान एवं समाज। स्टेलेरियम एप एक निशुल्क कंप्यूटर रूपांतर है। इसका उपयोग करके आप निकट भविष्य के ऐसे सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी अवस्थिति से देखे जा सकते हैं। रोचक तथ्य, कोडाई कनाल और वेधशाला दक्षिण भारत की सुंदर पालनी पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। इसकी स्थापना सामान्य संवत 1899 में की गई थी और 100 वर्ष से अधिक समय से यह सूर्य संबंधी जानकारी के आंकड़े प्रदान कर रही है। इसका संचालन बेंगलुरु के भारतीय खगोलिकी संस्थान IIA द्वारा किया जाता है। यहाँ पर कोडाई कनाल सौर वेधशाला का चित्र भी दिया गया है। पृष्ठ के ऊपर की ओर चित्र 12.16 है, जिसमें चंद्र ग्रहण की ज्यामिति दी गई है। चित्र में दूरियां और आमाप सही अनुपात के अनुसार नहीं है। इस चित्र में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा
सरल रेखा में एक दूसरे के सामने हैं। इस चित्र में पृथ्वी की कक्षा, आंशिक चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण और चंद्रमा की कक्षा भी अंकित की गई है। पृष्ठ संख्या 184। वैज्ञानिक से परिचय। M.K. वेणु बप्पू आधुनिक भारतीय खगोलिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने भारत के अनेक यंत्रों और दूरदर्शकों जैसे नैनीताल उत्तराखंड के निकट मनोरा शिखर पर तथा केवलुर तमिलनाडु में दूरदर्शकों की स्थापना के प्रयासों का नेतृत्व किया। केवलुर की वेधशाला का नाम उनके नाम पर रखा गया है। इन्होंने मुख्यतः तारों पर कार्य किया और एक धूमकेतु की खोज भी की। इन्होंने सूर्य ग्रहण का अध्ययन करने के लिए विश्व के विभिन्न भागों की यात्रा भी की। साथ ही वैज्ञानिक M.K. वेणु बप्पू का चित्र भी दिया गया है। संक्षेप में, बिंदु 1, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्र लगभग 24 घंटे में पूर्ण करती है। बिंदु 2, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी के घूर्णन का कारण दिन और रात होते हैं तथा सूर्य, चंद्रमा और तारे गति करते हुए प्रतीत होते हैं। बिंदु 3, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और एक परिक्रमण पूरा करने में यह लगभग 1 वर्ष का समय लेती है। बिंदु 4, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष अभी लंबवत नहीं है अपितु झुका हुआ है। बिंदु 5, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के झुकाव तथा इसकी गोल आकृति के कारण होते हैं। बिंदु 6, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने से रोक देता है। बिंदु 7, चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा पर पहुंचने से रोक देती है। आइए और अधिक सीखें। पृष्ठ के निचली तरफ बाईं ओर चित्र 12.17 है। इसमें पृथ्वी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अंकित किए गए हैं। 1, चित्र 12.17 में पृथ्वी के घूर्णन के दौरान उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश कितने कितने घंटे रहता है। 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, तारे रिक्त स्थान दिशा में उदित होते हैं और रिक्त स्थान दिशा में अस्त होते हैं। दूसरा, दिन और रात पृथ्वी के रिक्त स्थान के कारण होते हैं। तीसरा, जब चंद्रमा हमारी दृष्टि के सामने सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है तो यह रिक्त स्थान सूर्य ग्रहण कहलाती है। पृष्ठ 185। 3, बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। पहला, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। दूसरा, गुजरात में सूर्योदय झारखंड से पहले होता है। तीसरा, चेन्नई में सबसे लंबा दिन ग्रीष्म अयनांत में होता है। चौथा, हमें सूर्य ग्रहण सीधा अपनी खुली आंखों से देखना चाहिए। पांचवा, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के झुकाव तथा इसकी गोल आकृति के कारण होता है। छठा, सूर्य के परितः पृथ्वी के परिक्रमण के कारण दिन और रात होते हैं। 4, पद्मश्री ने कल रात 8 बजे ओरायन तारामंडल को लगभग अपने सिर के ऊपर देखा। वह आज ओरायन तारामंडल को अपने सिर के ऊपर किस समय देखेगी। 5, नंदिनी ने 21 जून को मध्य रात्रि में एक तारा समूह को उदित होते हुए देखा। अगले वर्ष मध्य रात्रि में वह तारों के इस समूह को कब उदित होते हुए देखेगी। 6, अभय के ध्यान में यह बात आई कि जब भारत में दिन होता है तो अमेरिका में रहने वाले उसके चाचा जी उस समय सो रहे होते हैं क्योंकि वहां उस समय रात होती है। इस अंतर का क्या कारण है। 7, 4 मित्रों ने सूर्य ग्रहण के अवलोकन हेतु निम्नलिखित 4 ढंग अपनाए। इनमें से किसने असावधानी बरती। पहला, रवि किशन ने सूर्य ग्रहण देखने वाले नज़र के चश्मे का उपयोग किया। दूसरा, ज्योति ने सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर बनाने के लिए दर्पण का उपयोग किया। तीसरा, आदित्य ने सीधे अपनी खाली आंखों से सूर्य का अवलोकन किया। चौथा, अरुणा ने कृत्रिम नभोमंडल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। 8,
चित्र 12.18 के वृत्तों में सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी में से चुनकर चित्र 12.18 के वृत्तों में सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी में से चुनकर उपयुक्त शब्द लिखिए। चित्र 12.18 के वृत्तों में सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी में से चुनकर उपयुक्त शब्द लिखिए। चित्र 12.18 में सूर्य ग्रहण के समय सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की स्थिति बताने के लिए 3 वृत्त दिए गए हैं, जिनमें से पहले में सूर्य लिखा है, बाकी 2 आपको भरने हैं। साथ ही नीचे चंद्र ग्रहण के समय सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की स्थिति बताने के लिए 3 वृत्त दिए गए हैं, जिसमें से पहले 2 रिक्त हैं और अंत वाले वृत्त में चंद्रमा लिखा है। पहले 2 आपको भरने हैं। 9. चंद्रमा सूर्य की तुलना में बहुत छोटा है, फिर भी पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय यह हमारी दृष्टि से सूर्य को पूरी तरह से ओझल कर देता है। ऐसा क्यों संभव होता है? पृष्ठ संख्या 186। 10. ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम के मैच प्रायः दिसंबर में होते हैं। अपनी इस यात्रा के लिए उन्हें सर्दी के कपड़े ले जाने चाहिए या गर्मी के? 11. जब चंद्र ग्रहण होता है तो इसे पृथ्वी के एक बड़े भाग से देखा जा सकता है, किंतु पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल पृथ्वी के एक छोटे भाग से ही देखा जा सकता है। आपके विचार में ऐसा क्यों होता है? 12. व्याख्या कीजिए कि यदि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसके परिक्रमण तल के सापेक्ष झुका हुआ न हो तो ऋतुओं पर इसका क्या प्रभाव होता? अन्वेषणात्मक परियोजनाएं। बिंदु 1. क्रियाकलाप 12.2 को दोहराइए, किंतु टॉर्च के स्थान पर विद्युत लैंप ले लीजिए। इसके पश्चात ग्लोब को इसका झुकाव बनाए रखते हुए लैंप के परितः खींचे गए एक वृत्त पर विभिन्न स्थितियों में रखिए। पहला, विभिन्न स्थितियों में ग्लोब के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों का कितना कितना भाग प्रकाशित होता है, यह अवलोकन अभिलेखित कीजिए। दूसरा, ग्लोब को घुमाइए और इसके विभिन्न भागों पर दिन और रात की अवधि अभिलेखित कीजिए। तीसरा, वृत्त पर ग्लोब की विभिन्न स्थितियों के लिए चरण ख को दोहराइए। बिंदु 2. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार पथ पर गमन करती है। एक ही केंद्र को लेकर 2 वृत्त बनाइए, जिनमें से एक की त्रिज्या 14.7 सेंटीमीटर हो और दूसरे की त्रिज्या 15.2 सेंटीमीटर हो। यदि 1 सेंटीमीटर 1 करोड़ किलोमीटर दूरी के संगत हों, तो ये 2 वृत्त सूर्य से पृथ्वी की निकटतम और अधिकतम दूरी निरूपित करते हैं। यदि केंद्र के स्थान पर सूर्य हो तो पृथ्वी की कक्षा की आकृति दर्शाइए। ध्यान दीजिए कि अधिकतम और न्यूनतम दूरियों का यह अंतर कितना न्यून है। बिंदु 3. मान लीजिए कि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष का झुकाव बढ़ जाता है, तो क्या इससे ऋतुएं अधिक भीषण होने लगेंगी? क्या यूरेनस के घूर्णन अक्ष का झुकाव पृथ्वी से अधिक है? और वहां की ऋतुओं के विषय में पता लगाइए। इस विषय पर किसी समाचार पत्र अथवा अपने विद्यालय की पत्रिका के लिए एक रोचक लेख लिखिए। गहन चिंतन। वास्तविकता यह है कि सौर परिवार में ग्रह एक विशिष्ट बिंदु के परितः परिक्रमा करते हैं। ये सूर्य के बहुत निकट हैं, किंतु ठीक इसके केंद्र पर नहीं है। सूर्य भी पूर्णतया गतिहीन नहीं है, वह भी इस बिंदु के परितः स्वल्प गति करता है। वैज्ञानिक अन्य तारों की गतियों में इस प्रकार की सूक्ष्म डगमगाहटों का उपयोग करके उनके परितः विद्यमान बाह्य ग्रहों की खोज के लिए प्रयास करते रहते हैं। पृष्ठ संख्या 187। यह अभी भी अंत नहीं है मेरे मित्र। एक बार फिर हम पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर पहुंच चुके हैं, और जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि यह निश्चित रूप से हमारी जिज्ञासा का अंत नहीं है। हमें आशा है कि आपने इस पुस्तक के अध्यायों की यात्रा करते हुए सभी क्रियाकलापों और प्रयोगों का आनंद लिया होगा। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आपने अनेक प्रश्न पूछे होंगे। अब समय आ गया है कि हम आपसे एक प्रश्न पूछें। क्या आपने इस विज्ञान की पुस्तक के आवरण पृष्ठों को ध्यान से देखा? पहली बार देखने पर आपको ये किसी खेल के मैदान जैसे अथवा दौड़ पथ के सामान्य दृश्य जैसा दिखाई दे रहे होंगे, परंतु ध्यानपूर्वक देखने पर
आपको इन चित्रों में इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों से जुड़े छोटे छोटे संकेत दिखाई देंगे और ध्यान से देखें तो संभव है आपको कुछ ऐसे संकेत दिखाई देंगे जो गति एवं प्रकाश तथा पादपों और जंतुओं के विषय में हमारे द्वारा किए गए विचार विमर्श से संबंधित हैं। अपने आप को चुनौती दीजिए और अध्यायों के साथ जितने अधिक से अधिक वैज्ञानिक तथ्यों से संबंध खोज सकते हैं खोजें। हमें लगता है कि ये 25 या उससे भी अधिक हो सकते हैं और हो सकता है कि आप ऐसे संबंध भी खोज लें जिनके विषय में लेखकों और चित्रकारों ने भी विचार न किया हो। विज्ञान में इसी प्रकार अनेक खोज हुई हैं। किसी के द्वारा अपने आसपास किसी नई और असामान्य घटना को ध्यानपूर्वक देखने मात्र से। यह पाठ्य पुस्तक एक छोटी सी मार्गदर्शिका है जो विज्ञान के विभिन्न पथों को ढूंढने में मानचित्र की तरह हमें मार्ग दिखाती है। प्रश्न पूछना कभी बंद मत कीजिए और याद रखिए कि आपकी जिज्ञासा ही वही चिंगारी है जो कि अन्वेषण की लौ को प्रज्वलित करेगी और आपको अकल्पनीय ऊंचाइयों तक ले जाएगी। और हम अगले वर्ष पुनः विज्ञान की और रोमांचक यात्राओं के लिए आपके साथ होंगे। इस पृष्ठ के नीचे की ओर अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण का चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 188। टिप्पणी। यहाँ पर रिक्त रेखाएं दी गई हैं जहाँ पर आप इस पाठ से संबंधित टिप्पणी लिख सकते हैं। अध्याय 12 समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 7 के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा। वाचन स्वर हर्ष भारद्वाज। ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान। निर्माण सहयोग और संपादन सुरेंद्र कुमार। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।